आज की कहानी मेरी कहानी है। मेरा नाम अंकिता है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में गांव में ही पली बड़ी हूँ। मेरी मम्मी पापा ने मेरी परवरिश पर कोई कमी नहीं छोड़ी और हर लड़की के माँ बाप की तरह उनका सपना भी था कि मैं एक बड़े घर में जाऊँ, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी ना हो, मेरा जो होने वाला पति हो वो मुझे बहुत प्यार करे। और कुछ ही समय में ये सपना पूरा हो गया। मेरे लिए एक आर्मी में एक ऑफिसर का रिश्ता आया। वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था। उसके गांव में बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद और एक बड़ी सी कोठी थी जहां वो रहता था। सुख सुविधा और पैसों की कोई कमी नहीं थी। गांव में बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत भी थी क्योंकि उनके पूर्वज गांव के काफ़ी जाने माने लोग थे। सब कुछ ठीक था, बस लड़के का कोई परिवार नहीं था। लड़का अनाथ था, पर नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो उन्हें परिवार की तरह रखते थे। सच कहूँ, पैसे वाले रिश्ते बहुत आते हैं और शायद मेरे माँ बाप को चाहिए भी वही था, पर मैं एक दयालु इंसान ढूंढ रही थी। जब मैंने उनके रिश्ते, उनके घर पर काम करने वाले लोगों के साथ देखा तो मैं पहली बार में ही अपना दिल हार गई। और फिर धीरे धीरे जब हमने बातें की तो वो बातें करने में भी मुझे उतने ही अच्छे लगे। ये रिश्ता ऐसा था कि मेरे माँ बाप जो मेरे लिए देख रहे थे वो उन्हें मिल रहा था, और मैं जो मन में सोच रही थी मुझे वैसा ही जीवन साथी भी मिल रहा था। हम दोनों इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो मेरे माँ बाप की इज्जत अपने माँ बाप की तरह करते थे। हमारी बातें हुई, मुलाकातें हुई और फाइनली उनकी तरफ से हाँ था, और मैं तो पहले से ही हाँ कर बैठी थी। अगले 6 महीनों में शादी हुई और मैं उस बड़े से घर की इकलौती रानी बनकर रह रही थी। मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी थी जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो उन्होंने शादी के लिए जो छुट्टियां ली उसके बाद उन्हें अगले 6-7 महीनों या कभी कभी साल में ही छुट्टियां मिलती थी। धीरे धीरे मेरा रिश्ता भी उनके जो घर में काम करते थे उनके साथ परिवार जैसा हो गया, क्योंकि जब मेरे पति नहीं रहते थे तो मैं उन्हीं के साथ बातें करना, रहना, और फिर धीरे धीरे मैं गांव की तरफ भी जाती थी। वो लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखते थे और मुझे बहुरानी कहकर बुलाते थे। मुझे भी इतना लाड प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें घर बुलाती, कभी उनके घर जाती। मुझे कोई भी काम होता वो रात को 12 बजे भी उठकर मेरे लिए आ जाते थे। ये इज्जत मैंने अपने पति की वजह से कमाई थी, और शायद थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ होगा। समय ऐसा बीतता रहा। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। इनफैक्ट मेरा मायके जाने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि मैं वहाँ अपने माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं करती थी। मैं बहुत खुश रहती थी। हमारी शादी को कुछ साल हुए। आखिर मेरे पति ने कहा कि कब तक अब मैं और तुम अकेले रहेंगे, हमारे बीच में कोई मेहमान भी आना चाहिए। मुझे उनकी बात ठीक लगी और अगले 1 साल में मैंने कंसीव किया। कंसीव करने की खबर मैंने अपने पति को फ़ोन पर दी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही
वो दोबारा छुट्टियां लेकर घर आएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा घर मेरा ऐसा ध्यान रखता था जैसे मैं उन्हीं के परिवार की कोई सदस्य हूँ, और मुझे भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। हाँ, मुझे पति की कमी ज़रूर महसूस हो रही थी, पर मैं समझ रही थी कि उनका वो काम है, देश की सेवा कर रहे हैं। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे उसके पापा की बहादुरी के बारे में ज़रूर बताऊंगी। मैं बहुत खुश थी। मेरी प्रेगनेंसी के 3 महीने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से गुजरे। 3 महीने तक पूरे गांव वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। एक दिन अचानक मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा, वो भी काफ़ी ज़्यादा रात को। मेरे घर के सभी लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे इतनी रात को इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए, पर जब मेरे पति घर पर नहीं हैं तो घर का ऑफिसर मैं ही थी। मुझे हर काम करना था और वो बहुत ज़रूरी काम था, जिस वजह से मैं बाहर चली गई। जब मैं बाहर से होते हुए घर आ रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वो है क्या। मैं घर आई, कुछ दिन बीते, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। ऐसी हालत में वैसे तबीयत ख़राब रहती ही, पर मेरी हद से ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे घर पर काम करने वाले सभी लोग मेरे लिए कंसर्न थे कि मुझे आखिर क्या हुआ है। उन्हें ज़्यादा इस चीज़ की समझ नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पति को फ़ोन करके मेरी हालत के बारे में बताया। मेरे पति ने उन्हें कहा कि वो डॉक्टर को बुला ले और एक बार अच्छे से चेकअप करवा ले। डॉक्टर मेरे घर आया, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, पर उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर का कहना था कि प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है, तो मुझे फुल रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से खाना पीना और अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे बीमार होने का कोई कारण समझ में नहीं है। मेरे घर पर काम करने वाले सभी लोगों ने ऐसा ही किया। डॉक्टर की बात मानकर वो लोग सभी मेरी सेवा में लग गए, और गांव की कुछ औरतें जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, वो भी मेरे घर आकर मेरी तबीयत का ध्यान रखती थी। पर जब काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि एक बार मुझे पंडित जी को भी बुला लेना चाहिए। मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी को भी बुला सकूं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही गांव में एक पंडित जी थे, उनको बुला लिया। पंडित जी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे देखते ही कुछ चीज़ें करने को कही। उन्होंने मुझे एक पत्ते पर श्रृंगार का सामान रखने को कहा और कहा कि मुझे 7 जल के स्रोत जो भी नेचुरल पानी के हैं, वहाँ पर ये सामान पत्ते पे रखकर बहा के आने हैं। पर शर्त ये थी कि मुझे मिडनाइट को जाना था, और वो भी अकेले। और उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। मेरे पूछने पर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा बस जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करना, और करके सीधा वापस आ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, बस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब मेडिसिन से मुझे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा था, तो आखिर यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, तो मैंने वैसा ही किया। मैं पानी के 7 जगह चुने,
कोई नदी, कोई तालाब, और उस पर श्रृंगार का सामान बहाकर आ गई। घर आने पर मुझे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। गांव वाले मेरी देखरेख कर रहे थे। मैं दिन में तो फिर भी ठीक रहती, पर अचानक से रात को मैं बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती थी। अब गांव वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बस मेरी घर से चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें आती बस उसको सुनते रहते और डर के मारे अपने अपने घरों में दुबके रहते। दिन में मैं फिर भी ठीक रहती थी, रात को मेरे साथ ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। मेरे घर पर काम करने वाले सभी मुझसे डरने लगे और मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब मेरे पति को इस बारे में बताया गया तो इस वक्त उनकी छुट्टियां नहीं थी, तो वो आ नहीं सकते थे, पर उन्होंने गांव वाले और काम करने वाले सारे लोगों को कह दिया था कि मेरा ध्यान रखें। पर वो बेचारे मेरा क्या ध्यान रखते। जब मैं रात को चीखती चिल्लाती तो उन्हें लगता कि पता नहीं, शायद वहाँ मैं नहीं हूँ। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। मेरी आँखों के नीचे गहरे काले निशान आ गए और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। गांव वाले मुझसे डरने लगे, मेरे घर पे काम करने वाले मुझसे डरने लगे। मैं खाना पीना छोड़ रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर मुझे पता भी नहीं था। धीरे धीरे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जा रही थी और ये गांव वालों के लिए एक डर का माहौल तैयार कर रही थी, क्योंकि अब मेरी हवेली के आसपास भी लोग भटकना नहीं चाहते थे। काम पे जितने लोग थे धीरे धीरे डर कर काम छोड़ने लगे और मैं मेरे घर में अकेली हो गई। और मेरी किस्मत देखो, मेरे पति को भी कुछ इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और उनको कोई अपडेट नहीं थी कि मेरी क्या हालत है। एक दिन किसी ने कोशिश की कि वो मेरे घर आके देखे कि मेरा क्या हाल है, पर मेरा घर अब किसी वीराने से कम नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रही थी और मेरे घर में कोई काम नहीं कर रहा था। ना मुझे भूख लग रही थी, ना मुझे प्यास लग रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब सब शांत हो गया। मेरे घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गांव वालों को बहुत राहत थी कि अब उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आ रही हैं और अब वो शांति से रातों को सो सकते थे, क्योंकि उन आवाज़ों की वजह से कोई सो भी नहीं पा रहा था। अब फाइनली वो दिन आया जब मेरे पति को छुट्टी मिल गई और उनका काम पूरा हो गया। वो बहुत खुशी से मेरे घर आए। सभी गांव वालों ने उन्हें अच्छे से देखा, सहलाया और उसे मेरी हालत के बारे में सब कुछ बताया। सारे गांव वालों के साथ मेरे पति घर पहुंचे और जब मेरे को पूरे घर में ढूंढा तो मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने कमरे पर ही थी। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बाद में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और जब तोड़ा तो वो मंज़र देखने लायक था। वो मंज़र बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे पति ने देखा कि मेरा बच्चा वहाँ सामने मरा पड़ा था। मैं भी वहाँ बगल में ही लेटी हुई थी। सिंदूर और कुछ खाने पीने का सामान
वहाँ सामने रखा हुआ था और पूरे कमरे में खून की छींटे थे। ये राज मेरे साथ ही चला गया कि उस कमरे में उस रात हुआ क्या। मेरे हस्बैंड फिर से अकेले हो गए। शायद अगर मैं उस दिन, जब मैं 7 जगह पर श्रृंगार का सामान रखने गई थी, पीछे नहीं देखती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। मेरे हस्बैंड उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए और गांव वालों को अब वो आवाज़ें दोबारा सताने लगी। वो उस घर के आसपास से भी नहीं भटकते।